हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शादी के जोड़ों में कमरे में अकेली बैठी 18 साल की वेदा लगातार रोए जा रही थी। जब से उसने ससुराल में कदम रखा था, किसी ने उससे पानी तक को नहीं पूछा था। उसका घूंघट उठाते ही उसकी सास वाणी मदान को जैसे 440 वोट का झटका लगा हो। वह जोरों से चीख पड़ी, नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन लोगों ने अपनी गोरी चिट्टी बेटी अनुष्का की जगह मोटी और काली लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया है। वाणी मदान की बात सुन उनके पति और मदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रणवीर मदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और जहां बैठे थे वहीं से गरजे। सालों ने रस्म का हवाला देकर कहा कि लड़की की शादी हमारे यहाँ कपड़े ऊपर 4-5 कपड़े पहना होती है और मायके में लड़की का चेहरा अगर लड़के ने देख लिया तो उसके साथ बड़ा अपशगुन होता है। उन्होंने हमारे साथ रस्म की आड़ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उस राजशेखर को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनते ही वाणी मदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए घर की नौकरानी कमला को बुला गुस्से से कहा, कमला, इसे हवेली के एक कोने में बने नौकरों वाली खाली कमरे में ले जाओ। जी मैम। उसके बाद डरी सहमी वेदा रोते हुए चुपचाप कमला के साथ कमरे में आ गई। अकेली बैठी वेदा लगातार बार बार बस यही सोचे जा रही थी, इन सब में मेरी क्या गलती थी। रोते रोते वेदा की हिचकियां बंद गई और उसका गला सूख गया। उसने चारों तरफ पानी के लिए नज़र दौड़ाई, पर उसे कमरे में पलंग और एक साधारण से ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। तो वह पलंग पर निढाल हो गिर गई। उसकी आंखों के सामने पिछले दिनों की घटनाएं घूमने लगी। छोटे से शहर कासगंज में अपनी मां के साथ रहने वाली वेदा को जब मालूम हुआ कि उसे पुणे में रहने वाले अपने मामा जी के यहाँ जाना है तो वह बहुत खुश हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी खूबसूरत ममेरी दीदी अनुष्का की शादी उसी कंपनी के स्मार्ट खूबसूरत सीईओ कार्तिक मदान से होने वाली है जहां वह जॉब करती है, तो उसकी खुशी और भी अधिक बढ़ गई थी। वेदा बस मात्र 10 साल की थी, तभी एक एक्सीडेंट में उसके पिता का देहांत हो गया था। फिर उसकी मां सतावरी अपनी कड़ी मेहनत से घर के खर्च के साथ साथ वेदा को भी पढ़ा रही थी। सतावरी स्वभाव से बहुत ही सीधी और किसी पर भी सहज ही भरोसा कर लेने वाली महिला थी। पुणे आने के बाद वेदा अपनी बड़ी बहन अनुष्का के साथ अधिक समय बिताने लगी थी और तभी उसे पता चला कि अनुष्का कार्तिक से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। कार्तिक अनुष्का की खूबसूरती पर रिझ कर अपने बॉस होने और कंपनी का मालिक होने का फ़ायदा उठा अनुष्का से शादी कर रहा है। इस कारण अनुष्का बारात आने के घंटे भर पहले वह घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अनुष्का की इस हरकत से पूरे घर में हंगामा मच गया। वेदा के मामा राजशेखर तो सर पकड़ कर बैठ गए। घर की इज्जत दांव पर लगी है, अब क्या होगा। लेकिन वेदा की मामी सुलोचना का दिमाग इस अचानक आई समस्या का हल ढूंढने में तेजी से चलने लगा और फिर सुलोचना ने अपनी इकलौती बड़ी ननंद और सीधी सादी सतावरी से रोते हुए कहा, जीजी, अब आपके मायके की इज्जत आपके हाथ में है, आप ही इसे बचा सकती हैं। अगर आप नहीं मानी तो आपके भाई और मेरे पास जहर खा कर मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा जीजी। सतावरी का पैर पकड़ सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा न कहो सुलोचना। भाई और भावज के दुख से पिघलती सतावरी की आंखें भी भर आई थी। जीजी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। बारात घंटे भर में दरवाजे पर पहुंचने वाली है और इसके आगे के शब्द सुलोचना के आंखों में आंसू घुल कर बहने लगे। स्थिति विकट थी और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि राजशेखर और सुलोचना के केवल एक ही बेटी थी,
अनुष्का और सभी रिश्तेदारों में केवल शतावरी की बेटी वेदा ही थी जिसे अनुष्का की जगह पर शादी के मंडप पर बिठाया जा सकता था। बाकी रिश्तेदारों की लड़कियां मात्र 13-14 साल की या इससे कम की ही थी। पत्नी को शतावरी का पैर पकड़ रोते देख राजशेखर भी शतावरी के पैरों पर गिर गए और रोते हुए बोले, जीजी अब मेरी लाज केवल तुम्हारे हाथ में है। हमारी वेदा अनुष्का से किसी तरह से कम नहीं है। भाई और भावज को ऐसे रोता कलपता देख शतावरी का दिल भर आया था। उसने भी सोचा, बता तो ये दोनों सही कह रहे हैं। ऐसे समय में मेरे कुछ परिचित परिवारों ने भी ऐसा किया है और शादी के बाद तो धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। और फिर मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं कभी अपनी वेदा के लिए इतना बड़ा घर परिवार सोच भी पाऊँ। अगर अभी अनुष्का की जगह वेदा की शादी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे से हो जाती है तो मेरी वेदा जिंदगी भर राज करेगी। पर शतावरी के पैर पकड़कर रोती सुलोचना की नज़र शतावरी के चेहरे पर भी थी। शतावरी के चेहरे पर सहमति के साथ कुछ उलझन के भाव आए देख सुलोचना ने पूछा, क्या सोच रही हो जीजी? तुम दोनों की बात में आकर अगर मैं वेदा को शादी के मंडप पर बिठा भी दूं तो क्या लड़के वालों को शक नहीं होगा? अनुष्का गोरी छरहरी है जबकि मेरी वेदा सांवली और मोटी है। तुम इसकी चिंता न करो जीजी, आगे का सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ठीक है सुलोचना, मैं तैयार हूँ। वैसे भी अपनी वेदा के लिए इतने अच्छे घर और वर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शतावरी की हाँ सुनने के बाद तो फिर किसी ने वेदा से न तो कुछ पूछने की ज़रूरत समझी और न ही उसके इनकार को सीरियसली लिया और जबरन तैयार कर उसे शादी के मंडप पर बैठा दिया। कार्तिक से शादी करवा दी। सिंदूर की रस्म में सुलोचना ने वेदा और कार्तिक के बीच दो लड़कियों से एक पीले कपड़े का पर्दा लगवा बिना वेदा को दिखाए कार्तिक का हाथ पकड़कर पर्दे की दूसरी तरफ कर सिंदूर दान भी करवा दिया। अभी अपनी ससुराल में वेदा इसी जबरदस्ती की सजा भुगत रही थी। यह सब सोचते हुए वेदा को अंदर से तेज रुलाई आने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और दिन भर की भूखी प्यासी वेदा गहरी नींद में चली गई। अचानक किसी के झकझोरने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कमला उसे जगा रही है। वेदा का सूखा और दुख से बेहाल चेहरा देख कमला को वेदा की हालत पर थोड़ी दया आ गई और उसने फ्रिज से एक बोतल पानी और एक प्लेट में 4 बिस्किट लाकर देते हुए कहा, ले खा लो। सबसे छुपाकर किसी तरह से बस इतना ही ला पाई हूँ। वेदा ने बिस्किट की प्लेट एक तरफ खिसका दी और पानी का बोतल उठा गटागट पीते हुए एक सांस में ख़त्म कर दिया। चलो तुम्हें अब छोटे साहब के कमरे में जाना है। वेदा के पास सर झुकाए खड़ी कमला धीमी आवाज़ में बोली। सुनकर वेदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खींची और उसने धीमी भर्राई आवाज़ में पूछा, क्या सबने मुझे माफ़ कर दिया? जवाब में कमला का चेहरा सख्त हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जो ऑर्डर मिलता है मैं उसका पालन करती हूँ। अब जल्दी चलो, मुझे और भी काम करने को है। कमला की बात सुन वेदा चुपचाप अपनी पर्स उठाकर उसके पीछे चलने लगी। कार्तिक का कमरा काफ़ी शानदार था। कमरे में प्रवेश कर एक पल को तो वेदा को लगा कि वह किसी राजमहल में आ गई है। कमला के इशारे पर जब वेदा कमरे के बीचों बीच लगे बड़े से शानदार बेड के एक तरफ बैठ गई तो वेदा की तरफ दुखी नज़रों से देख कमला चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर चली गई। कमरे में बैठी वेदा ने थोड़ा आराम से बैठते हुए परस खोल कर अपना मोबाइल निकाला तो उसमें उसकी माँ शतावरी के 82 मिस्ड कॉल थे। उसने घबरा कर अपनी माँ को कॉल किया पर दूसरी तरफ से जब किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया
तो उसने लगातार 8-10 बार कॉल किए, पर हर एक बार फ़ोन बजकर बंद हो जा रहा था। तभी भड़ाम की तेज आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और लंबी तकड़ी पर्सनैलिटी वाला कार्तिक मदान कमरे के अंदर आया। कार्तिक का चेहरा गुस्से से सख्त था और उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। वह नशे में लड़खड़ाता अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से वेदा को घूरता धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। कार्तिक को देख वेदा अंदर से बुरी तरह से डर गई और सहम कर बेड के एक तरफ अपने आप में सिमट कर बैठ गई। बेड के पास पहुंच कार्तिक ने वेदा का हाथ पकड़ा, एक झटके में खींचा और मिरर के सामने खड़ा कर बोला, देख तू कितनी मोटी, काली और भद्दी दिखती है। तेरे सामने तो मेरा ये ब्लैक शूज भी गोरे दिख रहे हैं। क्या सोच कर तू मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो गई, मोटी? वेदा की डर से घिग्गी बंधी हुई थी और डर से कांपती वेदा के मुंह से जी के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। मोटी भैंस, तुझे तो अब मैं ऐसा करके छोड़ूंगा कि तू किसी और के लायक नहीं रहेगी। गुस्से में दांत पीसते बोलते हुए कार्तिक ने वेदा को एक झटके से बेड पर गिरा दिया और उसके कपड़े उतार उसके ऊपर चढ़कर उसे बुरी तरह से नोचने खसोटते हुए उसके साथ संबंध बनाने लगा। वेदा रोती रही और कार्तिक अपनी काम वासना तृप्त करने में लगा रहा। काफ़ी देर के बाद थक कर वेदा के ऊपर चढ़ा कार्तिक उससे अलग हुआ और हाँफते हुए कड़क आवाज़ में बोला, ए मोटी, चल उठ। मुझे अपने कमरे में कचरा रखने की आदत नहीं है। चल जल्दी उठ और अपने कपड़े पहन। वेदा के शरीर का नीचे का भाग खून से भीगा हुआ था और उसके जांघों के आसपास तेज दर्द हो रहा था। उसके शरीर पर जहाँ तहाँ नाखून के खरोंचों और दांत से काटे जाने के घाव थे जिनसे खून रिस रहा था, लेकिन शरीर के इन जख्मों से अधिक गहरे जख्म वेदा के दिल पर लगे थे, जिसका दर्द उसके लिए असहनीय था। वेदा बेड पर से उठने की कोशिश करती लगातार रोए जा रही थी। तभी कार्तिक की कड़कदार आवाज़ फिर से गूंजी, अबे ओ मोटी भैंस, जल्दी कर। कार्तिक से डर कर वेदा रोती हुई किसी तरह जल्दी से बेड पर से उठ खड़ी हुई और कांपते हाथों से जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। अभी वेदा ने अपनी साड़ी ठीक से पहनी भी नहीं थी कि कार्तिक उसके पास आ बोला, चल निकल जा अब मेरे घर से। जी, इतनी रात में मैं अभी कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी बकवास बंद कर और अभी के अभी निकल मेरे घर से। कार्तिक की बातें सुन वेदा के दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ कार्तिक से विनती करते हुए कहा, जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, बस रात बीतने तक। पर माफ़ी देना तो दूर। वेदा की यह बात सुनते ही कार्तिक आग बबूला हो गया और वेदा का हाथ पकड़ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है तुझे ज़बरदस्ती मुझे अपने घर से निकाल बाहर करना होगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, गिड़गिड़ाते हुए वेदा ने कहा। लेकिन कार्तिक पर रहम की भीख मांगती वेदा के शब्दों और उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ और उसने रात के अंधेरे में वेदा को खींचकर अपने घर से बाहर कर वॉचमैन को बुलाकर कहा, इसे अभी के अभी हमारे मैंसन से बाहर कर मेन गेट बंद कर दो। इस घटना के 11 वर्षों बाद साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से इंडिया की फ़्लाइट के लग्जरियस बिजनेस क्लास में बोर्डिंग कंप्लीट होने के ठीक पहले एक बेहद खूबसूरत सांवली सी स्लिम लड़की ने फ़्लाइट में तेज़ी से चलते हुए इन किया
उसने लवेंडर कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी जिस पर फ्यूसिया के बड़े बड़े फूल बने हुए थे। उसके कंधे तक के हल्के घुंघराले बाल शायद जल्दबाजी में थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए थे, जिन्हें एक हाथ से संवारती और दूसरे हाथ में गुच्ची का महंगा पर्स लिए वह फ्लाइट में आई थी। और उसके आते ही फ्लाइट के बिजनेस क्लास केबिन में महंगे फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू फैल गई। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि कैबिन में बैठे हर पैसेंजर की नज़र उस पर ही टिक गई। लड़की ने उड़ती हुई निगाहें पूरे कैबिन पर डाली और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। कैबिन में बैठे लगभग सभी पुरुषों का दिल उसकी दिलकश मुस्कान से धक से रह गया। उसने अपने बोर्डिंग पास पर अपनी सीट का नंबर फिर से देखा और खोजी आंखों से उसने कैबिन में चारों तरफ नजरें घुमाई। उसकी नज़र एक सीट पर आकर जम गई जो खाली थी और उसके बोर्डिंग पास पर उसी सीट का नंबर अंकित था, लेकिन उसके पैर अपनी सीट की तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, बल्कि उसका सारा ध्यान अपनों को पैसेंजर पर केंद्रित था। वहाँ वेदा का दुग्ध अतीत कार्तिक मदान बैठा था। कार्तिक ने जब एक खूबसूरत युवती को अपनी तरफ एक टक देखते देखा तो उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, शायद मैं काफ़ी डेसिंग लग रहा हूँ, तभी इतनी खूबसूरत लड़की मुझे अपनी सुध बुध खो देखे जा रही है। दूसरी तरफ कार्तिक को देख आज 11 साल बाद वेदा के जख्म हरे हो गए थे और उसकी आंखों के सामने कार्तिक के साथ की उस दर्दनाक रात की हर घटना चलचित्र की तरह घूमने लगी थी। उस रात की हर एक घटना याद कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी एयर होस्टेस ने उसके पास आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एयर होस्टेस की आवाज़ से वेदा हड़बड़ाकर अपने अतीत से बाहर आते हुए बोली, हाँ, आई वांट टू चेंज माई सीट। सॉरी मैम, अपार्ट फ्रॉम योर सीट नो अदर सीट इन वेंकेट इन द फ्लाइट कैबिन। माफ़ करें मैम, आपकी सीट के अलावा कोई दूसरी सीट फ्लाइट कैबिन में खाली नहीं है। ओह, बोल वेदा चुपचाप धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में तूफान उठा हुआ था। आज वह साउथ कोरिया से दुनिया भर के डॉक्टर्स की इंटरनेशनल सेमिनार में सबकी प्रशंसा ले खुश हो अपने देश लौट रही थी और फ्लाइट पर आते ही कार्तिक मदान नाम का ग्रहण उसकी खुशियों पर लग गया। दूसरी तरफ कार्तिक वेदा के मन में उठ रहे तूफान से बेखबर उतावली से उसे अपने पास आता देखते हुए सोच रहा था, आज की यात्रा तो सफल हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे 7-8 घंटे मेरी बगल की सीट पर बैठेगी। इतने समय में तो मैं उससे दोस्ती कर नेक्स्ट मीट भी पक्की कर लूँगा। जैसे ही वेदा अपनी सीट पर बैठी, कार्तिक ने तपाक से अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम कार्तिक। वेदा ने उपेक्षा से उसके बड़े हाथ को देखा और शालीनता से दोनों हाथ जोड़ धीरे से बोली, नमस्ते, मैं डॉक्टर वेदा हूँ। कार्तिक इस वक्त सपने में भी नहीं सोच सकता था कि डॉक्टर वेदा वही वेदा है जिसके साथ वह कभी बर्बरता से पेश आया था। सो उसने हंसते हुए कहा, ओह, नाइस टू मीट यू। कैन यू इंटरेस्टेड टू टॉक विद मी? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मुझसे बात करने की इच्छुक हो? नोट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। और ऐसा बोलकर वेदा ने दुख और घृणा से मुंह फेर लिया। लेकिन कार्तिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उससे अपना कार्ड निकाल वेदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दिस इज़ माई कार्ड एंड आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन आफ्टर लैंडिंग। यह मेरा कार्ड है और मैं फ्लाइट से उतरने के बाद फिर से तुमसे मिलना चाहता हूँ। कार्तिक की इस ढिठाई से अब वेदा का धैर्य जवाब दे चुका था। कार्तिक के बगल में बैठना वेदा के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसे अपनी सांसें घुटती महसूस हो रही थी
उसे बार बार 11 साल पहले की वह रात याद आ रही थी जब उसके शरीर के साथ क्रूरता करने के बाद कार्तिक ने उसे जबरन अपने घर से निकाल बाहर किया था। इसे अभी के अभी हमारे मैंसन से बाहर कर मेन गेट बंद कर दो। और दरवाज़ा जोरों से बंद कर घर के अंदर चला गया था। रात के अंधेरे में अकेली खड़ी रोती वेदा के पास कार्तिक के अधेड़ वॉचमैन रघु ने आकर सहानुभूति से रूंधे गले से कहा, बेटी तुम चल कर गेट के पास बने मेरे कैबिन में बैठो। सुबह होते ही तुम्हारे घर के लिए मैं ऑटो बुक कर दूंगा। रघु की सहानुभूति और स्नेह पा वेदा का कलेजा फट पड़ा था। जब से वह विदा होकर आई थी किसी ने उससे इतनी सहानुभूति और स्नेहपूर्वक बात नहीं की थी। वह रघु का हाथ पकड़ फूट फूट कर रोते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी काका, मुझे तो जबरदस्ती। समझ सकता हूँ बिटिया, रघु ने अपनी गीली आंखें पोंछते हुए वेदा से कहा। आओ चल कर कैबिन में बैठे। सबके जगने से पहले सुबह सुबह रघु ने उसे अपने एक परिचित ऑटो वाले से बस स्टैंड भिजवा दिया और पुणे तक के टिकट के पैसे भी दिए। अपना यह अतीत याद कर वेदा की आंखों में आंसू आ गए, जिससे उसने अब सबकी नज़र बचा कर पोंछ लिया। तभी उसके बगल में बैठे कार्तिक ने कहा, डॉक्टर वेदा, क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर देंगी? मैं दिल्ली पहुंचकर आपको कॉल करना चाहूँगा। तो दोस्तों ये था हमारी कहानी का आज का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद।